बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से, जिसमें आज का मैच था स्टैलियंस और लायंस के दरमियान और स्टैलियंस ने इसमें फ़तह हासिल की है। एक इजी लगने वाला हदफ था जो कि अचीव नहीं कर सकी लायंस की टीम। वजूहात क्या रही इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। कल पहला T20 खेला जाएगा और बाकायदा तौर पर इस दौरे का आगाज़ कल हो जाएगा। 10 दिसंबर पहला T20 मैच। तमाम तैयारियां टीम मुकम्मल कर चुकी है, प्रैक्टिस सेशंस मुकम्मल कर लिए गए हैं और खिलाड़ियों के कम्बिनेशंस के ऊपर बात हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, जिसकी जानिब से अंडर 19 में इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है और अंडर 19 एशिया कप का फातेह एक मरतबा फिर से बांग्लादेश बना है। पिछले टाइटल को भी बांग्लादेश ने जीता और इस टाइटल को भी बांग्लादेश ने ही अपने नाम किया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बांग्लादेश को मुमताज़ बना गई और कौन सी ऐसी चीज़ कि ना पाकिस्तान सेमीफाइनल में बांग्लादेश से जीत सका और ना भारत फाइनल में बांग्लादेश को हरा सका, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच के हवाले से बात करेंगे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हमारे साथ अहमद सईद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अहमद, सबसे पहले चैंपियंस कप के मैच पर आ जाते हैं। इसके ऊपर इस मैच को किस तरह से देखते हैं? क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या कमियां थीं जिनको पूरा करना चाहिए था लायंस की जानिब से, लेकिन मायूस किया आज उन्होंने? जी देखें, सबसे पहले तो ये जो चैंपियंस कप है, इसका जो T20 एडिशन अब स्टार्ट हुआ है 7 दिसंबर से, इसका चौथा मैच आज खेला गया नूरपुर लायंस और स्टैलियंस की टीम के माबैन। और विजिबली एक ऐसा टारगेट था कि जिसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। अब चूँकि दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में रावलपिंडी की पिच जो है वो आमतौर पर सपोर्ट करती है बॉलर्स को, लेकिन यकीनन उसमें कंडीशंस जो हैं वो दोनों के लिए हेल्पफुल बताई जा रही थी। जो पिच रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया जा रहा था कि जब अगर बैट्समैन यहाँ पर अपने जोन से बाहर आकर ज़रा क्रीज़ के अंदर सेट होकर खेलने की कोशिश करेंगे और पहले से जो माइंडसेट बनाकर आते हैं, जो हम जिस तरह से PSL में हम अक्सर बात करते थे, नेशनल T20 में हम बात करते थे कि प्लेयर आते हैं और पहले से प्री ऑक्यूपाइड माइंड लेकर आते हैं कि जाना है और बस मारना है, कंडीशंस को इग्नोर किए बगैर। तो आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट देंगे, आप सेट होकर खेलने की कोशिश करेंगे तो रन्स भी आएंगे इसके अंदर। और आज इसी का मुजाहरा किया शुएब मलिक ने, जिन्होंने आज 88 रन की पार्टनरशिप कायम की हुसैन तलत के साथ आकर। वो शुएब मलिक जो हैं वो स्टैलियंस के मेंटोर भी हैं और प्लेयर के तौर पर भी वो इसमें खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपने तजर्बे के बुनियाद पर आज फिर ये बताया है कि तजर्बा जो है वो कितना क्रूशल होता है इन मैचेस के अंदर, और एक ऐसा टोटल जिसको अचीव कर लेना चाहिए था नूरपुर लायंस की टीम को। अनफॉर्चुनेटली वो ये टोटल हासिल करने में नाकाम रही। आखिर में जो है वो खुशदिल शाह और आमिर यामीन जो 25-25, 27-27 बॉल्स खेल चुके हैं दोनों, उनको वो मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। खुशदिल शाह बहुत मशहूर हैं अपने फिनिशर के रोल के लिए पाकिस्तान की टीम की जानिब से भी, और PSL में मुल्तान सुल्तान की जानिब से अक्सर हम देखते रहे कि वो ये काम करते रहे, लेकिन आज जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम रहे। और मोहम्मद अली ने बहुत शानदार जो सेकंड लास्ट ओवर करवाया, उस ओवर ने पूरा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया। 2 ओवर में 25 रन दरकार थे उस वक्त, तो उन्हें सिर्फ 4 रन कंसीड किए और आखिरी ओवर में जमान खान के लिए को बहुत मुश्किल नहीं हुई उस रन को जो है वो बचाने में। तो एक बहुत शानदार बॉलिंग की स्टैलियंस ने, लेकिन यहाँ पर स्टैलियंस की बॉलिंग से ज़्यादा बहरहाल मुझे नूरपुर लायंस की जो बैटिंग है, जो उनका मेथड था टारगेट को चेज करने का, उसके ऊपर ज़्यादा तशवीश हुई है। बिल्कुल ठीक है। अहमद, आप क्या समझते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा था मैच का कि जब आपने ये समझा या आप उसको मेंशन करना चाहें, आपको जब लगा कि बस अब जो मैच है वो लायंस के हाथों से निकल जाएगा और ये मैच अब दूसरी जानिब स्टैलियंस के नाम रहेगा? देखें, इस मैच का अगर मोमेंटम देखें तो मैच जो है वो इवन था। ये एक टॉप टवी मैच था जो बिल्कुल लग रहा था कि एंड तक बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रहा था। आखिरी जो 3 ओवर थे उनमें 30-32 रन चाहिए थे, को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने जिस तरह तस्करा किया कि जो सेकंड लास्ट ओवर किया मोहम्मद अली ने आके, उस वक्त 25 रन दरकार थे और 2 सेट बैट्समैन जो है वो क्रीज पर मौजूद थे, खुशदिल शाह और आमिर यामीन, और वो दोनों 27 बॉल खेल चुके थे खुशदिल शाह और 25 बॉल खेल चुके थे आमिर यामीन। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दोनों बैट्समैन ने मिलाकर जो है 50 बॉल खेली थी, तो वो सेट भी थे क्रीज के ऊपर। लेकिन उस वक्त जो 4 रन का एक ओवर करवाया मोहम्मद अली ने आके, और रावलपिंडी की जो पिच है इसके बारे में कहा जाता है कि इस मौसम में अगर आपके पास पेस है तो वो आपको सपोर्ट करेगी। मोहम्मद अली जो है वो बहुत ज़्यादा उनके पास पेस नहीं है, लेकिन उन्होंने लाइन लेंथ और वेरिएशन का बहुत शानदार इस्तेमाल किया। जैसे स्लोअर वंस उन्होंने करवाए तो उनको रीड करना जो है वो मुश्किल हो गया खुशदिल शाह के लिए ख़ास तौर पर। तो वो जो सेकंड लास्ट ओवर था वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा क्रूशल पॉइंट था जहाँ पर मैच का मोमेंटम मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गया स्टैलियंस की जानिब। और आखिरी ओवर में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि 21-22 रन को जो है वो दिफा करना जमान खान के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं था।
बिल्कुल ठीक है अहमद, 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। अब तक की जो कारकर्दगी रही टीमों की, जो आज अब तक मैचेस प्ले हुए, मैचेस खेले गए, उनमें से कौन सी ऐसी टीम, कौन सा ऐसा प्लेयर के जिसको आप क्रेडिट देना चाहें या जिसकी इनिंग्स आपको बहुत पसंद आई हो? देखें, यकीनन यहाँ पर अब तक जो मैचेस हुए उसमें दूसरे मैच में जो हुसैन तलत ने एक सेंचुरी स्कोर की, 216 रन उनकी टीम ने बनाए। हुसैन तलत ने 101 रन की इनिंग्स खेली थी अब तक। मेरा ख्याल है कि वो इनिंग जो है वो स्टैंड आउट करती हुई हमें नज़र आ रही है। मैं अलबत्ता एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगा, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा, यानी हमने इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बात इसलिए की थी कि ये एक विजिबल नज़र में आने वाली ख़राबी है जिसको अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा है, और वो है टीम्स की फील्डिंग। देखें, फिटनेस का लेवल अगर अच्छा होगा तो फील्डिंग भी अच्छी होगी, लेकिन हमने इससे पहले जो वनडे एडिशन था चैंपियंस कप का, उसके अंदर भी हम मुस्तकिल ये बात करते रहे, और इस टूर्नामेंट में भी पहले मैच से ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ। वो कैचेस जिनको आसान कैच कहा जाता है, जिनको रेगुलेशन कैच कहा जाता है, जिनके लिए आपको कोई रन नहीं करना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा डाइव नहीं करनी पड़ती, सीधा बॉल आपके पास आ रहा हो, वो वाले कैच भी जो है वो प्लेयर जो है वो गिराते हुए नजर आए। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाकर पाकिस्तान को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फील्डिंग का मयार जो है वो पहले मैच से ही इंतहाई नाकिस है, बावजूद इसके कि टीम्स के मेंटोर्स जो हैं वो भी टीम के साथ हैं। शुएब मलिक आज मैच खेलते हुए नजर आए, उनकी अपनी जो है वो फिटनेस हमें मिसाइल नज़र आई, उनकी कैचिंग बहुत शानदार नज़र आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये वाला बिहेवियर है वो टीम के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हम पिछले 2 महीने से 3 महीने से जिसका तज़किरा कर रहे हैं। वनडे कप के अंदर भी कैचेस पर कैचेस गिराए गए, और इस टूर्नामेंट में भी इसका आगाज़ पहले ही मैच से हो गया, और मुस्तकिल जो है वो हम देखते आ रहे हैं कि फील्डिंग जो है वो एक ऐसा बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसको आप क्या समझते हैं कि गैर जिम्मेदारी है नए प्लेयर्स की, या फिर एक्सपीरियंस मुंतकिल नहीं हो पा रहा मेंटोर से नए आने वाले प्लेयर्स पर? देखें, सबसे पहले तो ये जो मेंटोरशिप है ना, इसमें रोल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। शुएब मलिक अगर खुद खेलेंगे भी और मेंटोरशिप भी करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो किस तरह से टाइम निकाल पाएंगे लड़कों की जो है वो जहन साजी करने में, उनको किस तरह से वो तैयार कर पाएंगे, और जिस दिन खुदा ना खास्ता उनकी अपनी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो गई शुएब मलिक की, तो उस दिन वो किस तरह से टीम को फेस कर पाएंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो फील्डिंग होती है, ये जो फिटनेस होती है, ये आपकी लाइफ रूटीन्स का हिस्सा होती है। जब तक आप ग्रास रूट के ऊपर स्कूल लेवल से बच्चों को वो रूटीन फराम नहीं करेंगे जिसमें उनको डाइव करने की आदत नहीं पड़ेगी, जिसमें उनको उस किस्म की अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की आदत नहीं पड़ेगी जो चाहिए होता है इस किस्म के लेवल के ऊपर आके, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि 19 साल के लड़के को, 20 साल के लड़के को, जब वो इस लेवल के ऊपर आके टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आकर ये खामियाँ ठीक करवाएं। ये खामियाँ जो है वो स्कूल लेवल पर दुरुस्त होने वाली होती हैं। ग्रास रूट पर जो हमारे कोचेस काम कर रहे हैं उनके ऊपर पीसीबी को सोचना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह के लोग अपॉइंट किए जाएं, वहाँ पर इस तरह की सहूलियात फराहम की जाएं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, स्कूल लेवल की जो क्रिकेट है उसको ग्रूम किया जाए, फिर ये जो फील्डिंग वाला मसला है ये ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है अहमद, अभी सलमान वर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो सर। आज के मैच के हवाले से, चैंपियंस कप के हवाले से बात करें, स्टैलियंस और लायंस के दरमियान ये मैच आज खेला गया। सबसे पहले आप इस मैच के ऊपर क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, अगेन एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया इन दी एंड। शुएब मलिक की आप बैटिंग देख लें, उनकी वो जो क्रूशल बॉलिंग है, ओपनिंग पार्टनरशिप टॉप ऑर्डर से पार्टनरशिप लगी थी इमाम की और हसन नवाज की, दोनों सेट हुए, एक ने 43 किए, एक ने 30 रन किए। तो वो खुद आए, उन्होंने वो क्रंच पीरियड में बॉलिंग की, 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट्स भी ली उन्होंने, और उस्मान तारिक ने उनके साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की। दोनों स्पिनर्स ने 4 विकेटें ली, वहाँ से प्रेशर बिल्ड हुआ। फिर आखिर में आप उनकी फील्डिंग देख लें, बैटिंग में भी उन्होंने क्रूशल मोमेंट पे हुसैन तलत के साथ पार्टनरशिप लगाई, 40 इन्होंने किए, 50 रन उसने किए, और वही 160 तक टोटल लेकर गए। सो आई थिंक ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स बाय एंड लार्ज। लेकिन अगर देखा जाए तो नूरपुर लायंस की जो टीम है उसमें आपको बैटिंग में कह लीजिए कि आप मुतमईन नहीं है। इस टीम की जो बैटिंग है ऐसी वो लगती नहीं है, ना वो तजर्बाकार प्लेयर्स हैं उसमें, और जो नए प्लेयर्स भी हैं दे डोंट लुक एट होम। ऐसा लगता है कि वो अभी खासा उन पे काम होने की जरूरत। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये कहिएगा कि आप खुद कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से आप देख रहे हैं, जो इस इवेंट्स के लिए इंतज़ामात आपने देखे, क्या आप मुतमईन हैं इन तमाम इंतज़ामात से, और जिस तरह से ड्राफ्टिंग हुई प्लेयर्स के उस हवाले से मुतमईन हैं? देखिए, इस टूर्नामेंट की इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है एक प्रीमियर टूर्नामेंट है, इसकी प्राइज मनी भी ज़्यादा है, ये एक्सक्लूसिव है, लाइव है ऑन टेलीविजन, इसके लवाजमात पूरे हैं। चैंपियंस कप जो है वो एक्सक्लूसिव एडिशन है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वनडे हो, जो पिछला इवेंट किया इन्होंने, और ये वाला।
तो आई थिंक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अगर अपना नाम बनाते हैं, स्कोर करते हैं, तो आगे उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन जो प्लेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से आपने बात किया है, उसका ऑर्गेनाइजर से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो ये पहले से सिलेक्ट हुई हुई टीमें, इनसे तो करंट सिलेक्टर्स का भी लेना देना नहीं है। ये तो टीम्स बनी थी जब मेंटोर्स अनाउंस हुए थे और उन्होंने अपनी टीम्स सिलेक्ट की हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन टीमों में बेहतर बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि ये कोई रीजन्स की टीमें नहीं है। इट इज सपोज टू बी द एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट, जो कि कह लीजिए कि पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है। इसमें आपके टॉप के प्लेयर्स नजर आने चाहिए और टॉप क्वालिटी और कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। तो उसको कंपेटिटिव बनाने के लिए आपको टीम्स में और बेहतर बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी भी कुछ टीम्स में 3-3 अच्छे स्पिनर हैं, किसी टीम में 1 है, किसी में 3 तेज बॉलर हैं, किसी में 1 है। तो ये वो चीजें हैं, जैसे आप साजिद खान बाहर बैठे हैं और मेरा ख्याल है वो कई बॉलरों से अच्छे हैं जो अंदर खेल रहे हैं। इसी तरह आपके जो टॉप विकेट टेकर हैं डोमेस्टिक के, वो उनको भी मौका नहीं मिल रहा प्लेइंग 11 में। आपके यंग एंड अपकमिंग बॉलर है उबैद शाह, वो रिसेंटली आपने पीएसएल में भी उन्हें देखा था और यहाँ पे वो बाहर बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बैलेंस को मेंटोर्स मिलके आपस में डिस्कशन के साथ वो विंडो क्रिएट करके प्लेयर्स को जो नहीं खेल पा रहे उनको ऐसी टीमों में जाया जाए जहाँ पे वो इन एक्शन नजर आए, तभी इसकी क्वालिटी और बेहतर की जा सकती है। अच्छा भाट साहब, ये जो चैंपियंस कप है, इसके स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा बात इसके ऊपर भी की जा रही है कि फ़खर जमान को कौमी टीम से इसलिए निकाला गया था कि उनकी सिलेक्शन का जो मयार है वो ठीक नहीं था। तो क्या फ़खर जमान को कि वो फिटनेस जो उनको कौमी टीम में नहीं ले गई, वो वाली फिटनेस चैंपियंस कप खेलने के लिए काफ़ी साबित हुई? और अगर काफ़ी साबित हुई तो फिर इनको क्या सिर्फ ये देखने के लिए खिलाया गया है कि ये मैच फिटनेस उन्हें अचीव कर ली है, बॉडी फ्लो में है या नहीं है? क्योंकि इसका शिकवा उन्हें खुद भी किया था कि मैं फिट हूँ तो खेल रहा हूँ। देखिए, ये भी हो सकता है कि उनकी मैच फिटनेस को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पहले खिलाया जा रहा हो, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे असल चीज का इल्म नहीं है। लेकिन एक और भी चीज है कि जो फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान टीम का है उसका थ्रेशोल्ड जो है वो परसेंटेज में हाई है, और जो फिटनेस टेस्ट डोमेस्टिक की टीमों का है उसका थ्रेशोल्ड थोड़ा लो है। रीजन्स का जो है वो डिफरेंट है, जो डिपार्टमेंट्स का है वो फर्क है, और ये 2 से 3 लेवल हैं इसमें फिटनेस के, जिसमें परसेंटेज रिजल्ट्स का फर्क है, और जो टॉप परसेंटेज है वो जाती है अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसको वो ही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फॉर जनरल पीपल, अगर वो ये क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो लोग यही समझेंगे कि यार ये फिर उधर क्यों नहीं खेल रहे, कोई और मसला तो नहीं है। लेकिन ये परसेंटेज का फर्क है, और कई दफा प्लेयर जब रिहैब से वापस आता है तो कुछ मैच उसे खिला के ये भी देखा जाता है कि ये वो थ्रेशोल्ड लेने के काबिल भी है कि नहीं जहां पर हमने इसको भेजना है। बिकॉज देखें, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, मैच विनर है, और मेरा ख्याल है कि पॉसिबल है कि ये उसको रिस्क ही ना करना चाह रहे हो मेन बड़े इवेंट से पहले, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। अच्छा भाट साहब, मैं अपनी लर्निंग के लिए आपसे एक बात, ये जो आकिफ जावेद हैं इनको भी ये कहा गया था कि इनके फिटनेस का मसला है, फ़खर के फिटनेस का मसला है। तो फ़खर जमान और आकिफ में फ़र्क ये है कि फ़खर ने बहुत सारी क्रिकेट खेल ली हुई है, अब 33-34 साल के वो हो गए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल भी ली है, बॉडी भी उनकी जो है वो यूज टू है। तो क्या कोई एज का डिफरेंस भी होता है कि इस उम्र में क्या मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी, तजर्बा लेने के बाद भी बॉडी को ज़रूरत होती है कि कोई उनको फिटनेस के बाद वापस आके रेस्ट करवाया जाए और फिर मैच खेल कर ये तय किया जाए कि ये टीम में वापस आ सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये बड़ा केस डिपेंडेंट है, बॉडी टाइप्स डिफरेंट होते हैं, और जो है प्लेयर्स की इंजरीज की नौयत फ़र्क होती है। अगर आप प्लेयर्स की एज की बात करते हैं तो आज का मैच शोएब मलिक खेल रहे थे, वो तो मेरा ख्याल है दोनों टीमों में सबसे ज़्यादा फिट तो वो लग रहे थे। तो प्लेयर्स की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि अपने आप को कैसा मेंटेन करना है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो आपका बेंचमार्क है फिटनेस टेस्ट का, वो 45% फिटनेस से आप खेल सकते हैं। ग्रेड 2 में भी आप 45% से खेल सकते हैं, ठीक है, और अंडर 19 में आप 42% फिटनेस टेस्ट का बेंचमार्क है। और जो रीजन और डिपार्टमेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे है, और जो चैंपियंस कप है वहां पे 50 to 60% के बीच में अगर आप फिटनेस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। और आई गेस के पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो 80% का थ्रेशोल्ड चाहिए। सो ये वो फर्क हैं जो ऑब्वियसली पब्लिक नहीं हुए हुए, लेकिन इंटरनली जब पीसीबी प्लेयर्स को टेस्ट कर रहा है और उनकी रिजल्ट्स के ऊपर वो फैसले कर रहा है कि कौन कहाँ जाएगा, तो ये वो परसेंटेजेस हैं जो इनका क्राइटेरिया जो तय हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सलमान भट्ट साहब, मौजूदा सेटअप में फेवरेट टीम बता दीजिएगा, उस ब्रेक पर जाते हैं। देखिए, आपको इसमें अगर देखा जाए तो कंप्लीट टीम तो आपको नजर आती है मार्कोर्स की, ठीक है, क्योंकि उनके पास हर तरह से टीम उनकी बैलेंस्ड है।
आपको बाकी टीमों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झोल नजर आता है, किसी में एक्सपीरियंस को लेके, किसी में स्पिन बॉलिंग को लेके, किसी में फास्ट बॉलिंग को लेके। लेकिन मार्कोर्स एक ऐसी टीम है कि वो ऐसा लगता है कि उनके पास हर तरह का प्लेयर मौजूद है, डिस्पाइट के प्लेयर्स, सारी टीमों के कुछ प्लेयर्स, जाहिर है वो साउथ अफ्रीका के टूर पे हैं, कोई टेस्ट मैच में है, कोई वनडे में है, कोई T20 में है, तो वो वाले प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन स्टिल आई बिलीव के ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो बहरहाल आगे जाने के चांसेस हैं। ठीक है सलमान भाई साहब, साथ ही रहिएगा नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक में आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आकिब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले चैंपियंस कप के हवाले से बात कर रहे थे, आज के मैच के हवाले से कमेंट करना चाहेंगे आप? देखें, मैचेस के हवाले से तो कमेंट ऑब्वियसली अभी अहमद सईद ने बड़ा शानदार तजिया दिया है, सलमान भाई भी वहाँ पे हैं और वो भी सारा गाहे बेगाहे कर रहे हैं। जो मैं पॉइंट देख रहा हूँ कि ये वो चैंपियंस कप है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि यहाँ से पाकिस्तान का टैलेंट सामने आएगा, यहाँ से पाकिस्तान का फ्यूचर सामने आएगा, यहाँ से आपको बाबर आजम मिलेगा, यहाँ से आपको शाहीन अफरीदी मिलेगा, यहाँ से आपको हारिस रऊफ मिलेगा। लेकिन क्या अभी तक कोई एक बंदा मुझे बता दे किसी को बाबर आजम का बैकअप नज़र आया हो, किसी को शाहीन अफरीदी का बैकअप नज़र आया हो? हमारी तो मार्केटिंग ही वैसे नहीं चाह रही। ये चैंपियंस कप हमें बताया गया था पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट बनेगा और हो भी रहा है। T20 वर्ल्ड कप हो भी रहा है। आप वहाँ की ग्राउंड की हालत देखें, वहाँ पर स्टेडियम्स देखें, कोई आप वहाँ पे मार्केटिंग नहीं बेचारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जो उनके जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं या जो भी इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाब रियाज हैं जो इसको लीड कर रहे हैं चैंपियंस कप को। आपको कहीं पे जो है इसको आपको इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आएगी कि आप कह सकें एक इस तरह का कप हो रहा है या एक इस तरह का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है जिस पे हम ज़रा खुशी मना सकें या जिस पे हम पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकें। हाँ, प्ले गेम हो रही है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट जो हैं वो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी क्योंकि इतना तवील वो हो जाएगा, हम इतना कर नहीं सकेंगे। फ़खर ज़मान की मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, जिस तरह आकिब जवेद जो कि हेड कोच हैं, उन्होंने कहा कि उनको टीम में इसलिए शामिल नहीं किया कि वो जी इंजर्ड हैं। उन्होंने पहले मैच में आपको वो कैच पकड़ के दिखा दिया जो आपके फिट प्लेयर भी पकड़ के नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं पे आ जाता है। फिर आपके पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं, आप शुएब मलिक जो हैं वो आपके मेंटोर हो के खेल रहे हैं, फिर आपके सरफराज अहमद वो भी शिप में मेंटोरशिप भी करते हैं, उसके बाद खेलते भी हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिफ़ाइन होने वाली हैं। हम ये कह के मार्जिन दे सकते हैं कि शायद ये पहला कप है या पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि एक चैंपियंस कप उन्होंने करवाया जिसमें तमाम प्लेयर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया कि तमाम जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर वो खेलें। आल्दो कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जहाँ पर कल जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 होना है। लेकिन फिर भी एक अच्छा टूर्नामेंट है। लेकिन जो इसकी मुझे सारी स्ट्रक्चर, जो मार्केटिंग, जो एक टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करना होती है, वो अभी तक मुझे माज़रत के साथ कहीं नज़र नहीं आया। हम कहते हैं कि ये PSL के बाद जो है इसको PSL को टक्कर देने वाला मुकाबला वो टूर्नामेंट होगा। तो अगर किसी को लगता है कि ये PSL को टक्कर देने वाला टूर्नामेंट है तो काइंडली वो बता दें। अगर आप दोनों को लगता है आप भी बता सकते हैं। ठीक। आकिब, सलमान भट्ट साहब ने भी दोबारा से हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान भट्ट साहब, आपने चैंपियंस कप के हवाले से तो बात कर ली, अब कुछ बात करें अब बांग्लादेश के हवाले से, जो अंडर 19 को एक मरतबा फिर से जीत चुका है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आप ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो बांग्लादेश को मुमताज़ करती है? पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया, भारत को भी उन्होंने हराया। देखें, अगर आप दोनों टीम्स को कंपैरिजन देखें आप उनका, तो टेक्निकली बहुत अटेंशन टू डिटेल नज़र आती है आपको उनके प्लेयर्स में। वो बैटिंग कर रहे हों तब उनकी टेक्निक्स आपको बेटर नज़र आती हैं। बॉलिंग कर रहे हैं, ये पहली बार है कि वो तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। यानी कि अभी जब टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान से उनकी हुई तो यहाँ पर भी एवरेज स्पीड्स उनकी ज़्यादा थी। अंडर 19 में भी देख लें तो आपको लगेगा पता कि आप इस बार सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश की टीम की थी। तो ये बड़ा प्लेजेंट चेंज है फॉर अ नेशन विच इज़ नॉट नोन फॉर फास्ट बॉलर्स। सो आई थिंक वहाँ पर क्रेडिट जाता है। एलन डोनाल्ड ने बहुत अरसा काम किया उधर और वहाँ पर वो कुछ अरसा रहे हैं। उन्होंने एकेडमीज में भी काम किया, उनकी यंगर लॉट के साथ भी काम किया है और आपको फिजिकली भी वो पहले से बहुत तगड़े नजर आते हैं। दे आर नॉट व्हाट द बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स यूज्ड टू लुक लाइक, दे नाउ मोर लुक लाइक एथलीट्स। तो ये एक उनकी ट्रांजिशन है, फिजिकली भी है और उनकी आप ग्राउंड में आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि वो लाइन लेंथ
आप कंपेयर कर लें उनकी किसी भी टीम से, और आई थिंक बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइन थी, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, वो सुपीरियर थी तमाम टीमों से जितनी भी एशिया कप में आई थी अंडर 19 में। तो ये एक उनके लिए बड़ा एक प्लेजेंट चेंज है, और आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है कि जो नेशंस बड़े अरसे से उठ नहीं रही, अगर वहां से यंग लॉर्ड्स में टैलेंट आएगा तो ग्लोबली गेम के लिए अच्छी चीज है ये। अच्छा बट साहब, ये कहिएगा कि इंडिया की टीम इससे पहले जो है वो इमर्जिंग एशिया कप का भी फाइनल हार गई अफगानिस्तान से, कल वो फिर अंडर 19 का फाइनल जो है वो हार गए, और हमें जो नज़र आ रहा है विजिबली वो ये है कि इंडिया की टीम जिस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग कर रही है वो यकीन उनका फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है। तो इंडिया की टीम, इतना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी ज़्यादा आबादी भी है ज़ाहिर है, तो वो इस लेवल से अगर वो फास्ट बॉलर नहीं पैदा कर रहे तो जो सीनियर टीम है उसमें वो इस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे, और ऐसा क्या हुआ इन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर कि इंडिया की टीम फाइनल में आके जो है वो हार गई? एग्जैक्टली देखिए, आपने अगर ये मैच देखा हो तो इंडिया की बॉलिंग जाहिर है रन्स कंसीड नहीं किए थे। 199 रन्स 50 ओवर के मैच में बड़े रन्स नहीं है, तो बेसिकली तो अपने बैटिंग फेलियर की वजह से मैच हारे हैं बेसिकली। तो आप देखिए कि पार्टनरशिप ही कोई नहीं लगी, पहले 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी आउट हुए हैं। तो एक प्रेशर गेम में, एक फाइनल गेम के अंदर जो टाइटल की फाइट होती है उसमें अगर आपकी चेस में ऊपर वाले 3-4 बैटर्स जल्दी आउट हो जाएं तो कोई भी टीम हो उसकी चेस मुश्किल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है बांग्लादेशी बॉलर्स को। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देख लें 116 पे पाकिस्तान की टीम को आउट किया, इंडिया को भी उन्होंने 126-27 रन पे आउट करके एक 199 का स्कोर को डिफेंड ऐसा किया कि 62-63 रन से वो मैच जीते हैं। सो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के बॉलर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इंडिया की बैटिंग जो थी वो नहीं, एक मॉडेस्ट टोटल जो था वो अचीव नहीं कर सकी ड्यू टू द वंडरफुल बॉलिंग जो आपने बांग्लादेश की तरफ से देखी। वेयर एज इंडिया की आप कह लें कि उनकी फास्ट बॉलिंग की जो फीड है, आई थिंक इमीडिएटली तो दे आर सिक्योर्ड। आप देखें बुमराह है, सिराज अभी अब कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेले हैं, अभी उनका काफी टाइम पड़ा हुआ है। शामी जो है वो अपने करियर के एंड की तरफ है, लेकिन अभी जो उनके आप ऑस्ट्रेलिया में लड़के देख रहे हैं, अर्शित राणा है, उनका प्रसिद्ध कृष्णा है, और भी लड़के हैं जो खेल रहे हैं, तो उनके पास एक ये देखें राणा भी 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो वहां पर उनके पास यंगर लॉट में बॉलर्स हैं, लेकिन अंडर 19 में और एशिया कप में सर्टेनली मेरा ख्याल है कि उनकी जो फास्ट बॉलिंग थी वो आउट ऑफ ऑल द टीम्स वो एवरेज अगर देखा जाए तो उनकी स्पीड सबसे कम थी, मीडियम पेसर्स थे। सलमान भाई, ये तो आपने इंडिया की बात कर दी, ज़रा आप थोड़ी सी रोशनी अपनी टीम की कारकर्दगी पे भी डाल दें। हफीज़ साहब ने जो है वो ट्वीट की, उसमें कहा जी कि उन्होंने मेंशन किया कि T20 क्रिकेट खेल खेल के हमारे नौजवान लड़कों का ये हाल हो गया है, तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? तो चले, अब उन्हें ये आइडिया हो गया है, अब वो इस बात पर आ गए हैं, लेकिन ये बात कहते हुए तो हमें तो 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल, हम तो 5 साल से कह रहे हैं कि आपकी जो ग्रास रूट्स है, वो आपकी पाथवे जो है उसके अंदर क्रिकेट का तर्ज बदलने की जरूरत है। और T20 भी अब आप ऐसे नहीं खेल सकते जैसे आप खेल रहे हैं। वो जब T20 की तरफ दुनिया आई थी ना, तो पाकिस्तान उसमें वेल प्रिपेयर्ड इसलिए था कि पाकिस्तान में रमजान क्रिकेट बहुत होती थी, तो तमाम जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं रमजान क्रिकेट में T20 खेलते थे ठीक ठाक। क्लब क्रिकेट में भी T20 होता था, बाकी दुनिया नहीं खेलती थी। लेकिन लाइक हॉकी, जब उसमें लोगों ने एंगेज किया, रिसर्च की, उन्होंने टेक्निक के ऊपर काम किया, उन्होंने स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, तो अब वो पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। अब आपको पावर हिटिंग में पाकिस्तान टॉप पे नजर नहीं आता, इवन आपको बॉलिंग में, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे बहुत अरसे से वो तवज्जो नहीं है जो छोटे फॉर्मेट की तरफ रही है। यंग प्लेयर जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तकरीबन नहीं खेले हुए, यानी आपके पाकिस्तान के जो अभी टॉप के 4-5 बॉलर्स हैं उनके इंटरनेशनल मैच ज्यादा हैं और उनके फर्स्ट क्लास के मैच कम है। तो जहां से प्लेयर ने अपने स्किल सेट्स पूरे करने हैं वहां पर तो उसकी हाजिरी ही नहीं है, वहां पे तो वो एब्सेंट है। और फिर हमारी अंडर 19 और ए टीमों के टूर्स पिछले 4-5 सालों में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा PJL कराई गई। वो जो पैसा प्लेयर्स के टूर पे लग सकता था, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके 3 डे क्रिकेट खेलते, 1 डे क्रिकेट खेलते, वो पैसा एक अरब रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो PJL पे खर्चा गया। तो हमने जब तैयारी ठीक नहीं की तो अब हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि ऊपर से हमने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो बंद की, उससे जो प्लेयर है उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, बहुत सारे प्लेयर्स ने। फिर हमारी एक और पॉलिसी आई कि जी 30 से ऊपर वालों को नहीं खिलाना, तो सारे बच्चे आपस में आपने खिला दिया, अब उन बच्चों में से क्या निकालना? जब तक वो अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्यादा स्किलफुल लोगों के साथ खेल रहे थे उनकी लर्निंग का प्रोसेस डिफरेंट था। जब वो आपस में सारे शुरू हो गए तो उनकी लर्निंग का प्रोसेस जो था वो उतना तेज नहीं रहा। तो ये वो चीजें हैं जो हमने गलतियां की हैं माजी में। अब आप
समझे कि आपको सही करने में 1.5 से 2 साल तो कम से कम राइट ट्रैक पे आएंगे, तो आपको तब भी चाहिए होंगे। तो अभी तो आपने राइट ट्रैक पे आना है, अभी ग्रास रूट की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं किया जो आपकी नर्सरी है। सारा का सारा जो फोकस है इस टाइम पे वो तो हमारा आने वाले इवेंट्स पर है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो करंटली, या आपकी स्टेडियम्स का जो काम हो रहा है। तो आई थिंक जब आप पाथवेज में काम करेंगे, जब आप जो है प्रॉपर जो रिक्वायर्ड मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हों, तो फिर फर्क नजर आएगा। ठीक है बट साहब, अभी एक ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें भारत मुकम्मल तौर पर आउट क्लास हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। हालांकि ये लग रहा था पहले टेस्ट मैच के बाद कि भारत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, क्या समझते हैं इस मैच में क्या चीज़ भारत को इतना पीछे ले गई? क्या पहले मैच में जो उनको कामयाबी मिली, काफ़ी उस मैच से उनको ये होप थी कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और खुद एतमादी इतनी ज़्यादा थी जो जिसका उनको नुकसान हुआ? देखिए, जाहिर है एतमाद तो बढ़ता है उस तरह की जीत से जो उन्हें पहले मैच में मिली थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कमबैक जो था वो बड़ा शानदार था। एडिलेड की जो पिच थी पिंक बॉल के टेस्ट मैचेस में, वहाँ हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स को, और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने पूरा फायदा उठाया उस कंडीशन का। और अगर आप देखें तो पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल नाकाम रही और दूसरे टेस्ट में इंडिया की बैटिंग बिल्कुल नाकाम रही। और मेरा ख्याल है कि स्टार्क का स्पेल और जो इंडिया के मेन स्कोरर थे, 200 रन की बारी ली थी जायसवाल ने, वो मैच के पहले बॉल पे आउट हो गए, तो वहां से उन्हें बहुत बड़ा डेंट पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के भी बैटर से कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं आई, अकेला ट्रेविस हेड ही है जिसने 140 रन की इनिंग खेली, और वही फर्क साबित हुए दोनों बैटिंगों के दरमियान। और इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि ना उनके बिग गन्स फायर कर रहे हैं, विराट कोहली ने रन्स नहीं किए, रोहित शर्मा ने रन्स नहीं किए, और दोनों ओपनर जो पिछले मैच में जिन्होंने रन्स किए थे वो भी इस बार कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सके। सो आई थिंक एक ऐसी सीरीज है जिसका अभी तक सख्त मैच नहीं हुआ। एक मैच इंडिया ने डोमिनेट कर लिया, एक ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट कर लिया। सो आई थिंक यही वजह है कि ये मैच 3-3.5 दिन से आगे नहीं जा रहे। जब दोनों टीमें लड़ेंगी और अच्छी मैच में आपको नजर आएगी टसल, तो फिर वो मैच जाएगा चौथे 5वें दिन से आगे। तो अभी तो ये है कि बॉलर्स छाए हुए हैं, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग थी और उसके अलावा ट्रेविस हेड, वही फर्क था इस मैच का सारा का सारा। अच्छा, एक चीज़ क्विकली अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ, जो फ़र्क की बात हो रही है, अगर हम स्कोर कार्ड के ऊपर देखें तो पिंक बॉल के साथ अंडर द लाइट्स इंडिया की टीम ने जो है वो सिर्फ 1 विकेट हासिल की है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि इंडिया ने अपनी 5 विकेटें गंवा दी जब लाइट्स ऑन हुई पिंक बॉल के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये वो फेज था जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकफुट पर चली गई इंडिया की टीम। अच्छा सलमान भाई, आपसे क्वेश्चन है, अभी आपने ट्रेविस हेड का नाम लिया है। ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड जो है इंडिया के खिलाफ कुछ अजीबोगरीब किस्म का ही है, मतलब जिसना उधार पैसे देने हो तो अगले को ऐसे मारते हैं। क्या समझते हैं, कोई मेंटली गेम खेलते हैं ट्रेविस हेड उनके साथ, या उनके खिलाफ इंडियन बॉलर जो है वो अंडर प्रेशर नजर आते हैं? देखिए, ये होता है, कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनके खिलाफ ऐसा लगता है कि आपके रन ही लिखे हुए हैं किस्मत में। और ट्रेविस हेड जो है उन्होंने थोड़ी एडजस्टमेंट भी की, क्योंकि उन्हें अराउंड द विकेट जब बॉल किया इंडियन बॉलर्स ने, तो वो पिछले मैच में फंसे हुए नजर आए। और उससे पहले भी जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने 100 किया तो उनका स्लिप्स में से कैच भी निकला था, और काफी दफा वो बड़े क्लोज बीट हुए थे। लेकिन इस इनिंग्स में और पिछलियों में जो फर्क था, जब अराउंड द विकेट उनके खिलाफ बॉलिंग हुई है, तो वो बहुत लेट खेल रहे। अगर आप ये वाली उनकी बारियां देखें तो उन्होंने स्क्वायर ड्राइव्स और कट्स के ऊपर बहुत वेट किया है, बहुत लेट गेंद को खेला है। बिल्कुल 100 करने के बाद उन्होंने 1-2 शॉट मारे हैं कवर के ऊपर से या मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन जितनी बार उन्हें अराउंड द विकेट बॉलिंग हुई है वो काफी लेट खेलते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एडजस्ट किया है उस लाइन और लेंथ के अगेंस्ट जहां पर वो पहले आउट होते रहे। और यही जो चीज है बैटर्स को कह लीजिए कि अडेप्टेबिलिटी उनको जो है ना, वो उनका जो लेवल है उसको बढ़ाती है, जो फर्क डालती है एक अच्छे प्लेयर में और एक बहुत अच्छे प्लेयर। बिल्कुल ठीक। सलमान भट्ट साहब, दुआ करते हैं कि आइंदा के जो मुकाबले हों वो तगड़े मुकाबले हों और क्रिकेट शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिले। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।